अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक पुजारी की बेटी थी। आज तक किसी पुरुष ने मुझे देखा तक नहीं था। लेकिन मेरी शादी वाली रात मेरे पति ने मुझ पर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगा दिया। और ये साबित करने के लिए उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड भी करवाया, जिसमें पता चला कि मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ। उन्होंने मुझे तुरंत तलाक दे दिया और मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ दिया। मैं रोती हुई अपने पिता के घर लौटी और रात के 2 बजे मुझे अपने बिस्तर पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। मैंने चादर हटाकर देखा तो मेरी आंखें आंचल से फटी रह गई, क्योंकि मैं एक बहुत ही उच्च पदस्थ पुजारी की बेटी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे पास मेरी शराफत का सर्टिफिकेट था। पूरे मोहल्ले में हमारे परिवार का बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। मेरे पिता की ईमानदारी और शराफत के चर्चे होते थे। लेकिन मैंने महसूस किया था, जब भी मेरे पिता की तारीफ होती थी तो मेरी चाची मुंह बिचकाती थी। वो कुछ कहती नहीं थी, बस हमेशा इनकार में सिर हिलाती थी। जब भी तारीफ करने वाला उठकर चला जाता तो मौसी का व्यवहार देखने लायक था। लेकिन इंसान के इरादे तो जब भी तारीफ करने वाला उठकर चला जाता तो मौसी कहती कि किसी का व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इंसान के इरादे तो भगवान ही जानता है। मैं इस पर सिर हिला देती और मौसी चुप रहती, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी होती, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहती हों पर कह ना पा रही हों। शुरुआत में मैं जिद करती कि वो मुझे कुछ बताएं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब वो जवाब देने से इनकार कर देती तो मैं भी चुप हो जाती। जब मैंने उनसे कुछ भी पूछना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि वो कभी अपनी भावनाएं साझा नहीं करेंगी। एक बात जो मुझे इतने सालों में समझ आ गई थी कि मौसी मेरे पिताजी को पसंद नहीं करती। मुझे समझ नहीं आता था कि क्योंकि मैंने अपने पिताजी में कभी कोई बुराई नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि चाचा के देहांत के बाद पिताजी अपनी विधवा बहन को बड़े गर्व से अपनाया था। चाचा के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने चाची को अपने घर में रखा और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ के ज़रिए संदेश भेजा कि वे मेरी बहन से पूछें कि क्या वह दूसरी शादी करना चाहती हैं। इस पर मेरी चाची ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ अपनी पति से कह दो कि अगर मेरा 2 वक्त का खाना उनके लिए भारी पड़ रहा है तो कहीं मजदूरी कर लूँगी, लेकिन शादी नहीं करूँगी। जब मेरी माँ ने यह बात मेरे पिताजी को बताई तो मेरे पिताजी ने कहा कि लगता है मेरी बहन का दिल सांसारिक रिश्तों से भर गया है। कुछ समय बाद मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मैं सिर्फ 4 साल की थी। माँ के वियोग ने मुझे पागल कर दिया था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए मैं अपनी माँ के बहुत करीब थी। उनके जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैं इस दुनिया में अकेले रह गई हूँ। मुझे किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं थी। खेल कूद में भी मेरा मन नहीं लगता था। मैं दिन भर माँ को याद करके रोती रहती थी। न खाना न पीना। मौसी अपने पति के गम में डूबी रहती, इसलिए उन्होंने कभी मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब मैं बहुत बीमार पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि माँ के बिना अकेली हूँ। इसके बाद मौसी ने माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया। अब वो ज़्यादातर समय मेरे साथ ही बिताने लगी। माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई, इसलिए मौसी ने माँ का प्यार मुझे दिया। इसलिए जब मौसी पिताजी के बारे में कुछ बुरा कहती तो मुझे वो बातें बुरी नहीं लगती थी। शाम का समय था। मैं रसोई में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। मौसी सब्जी बना रही थी और मैं रोटियां बेल रही थी। तभी पिताजी रसोई में आए, प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। यह कहकर वह रसोई से बाहर चले गए। उनके वहाँ से जाते ही मौसी ने मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ दबाया और गंभीर स्वर में बोली, तुम छोटी हो, अपने पिताजी से ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिताजी से दूरी बनाकर रखो। मौसी ने मुझसे यही कहा। मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई अपने पिता से दूरी बनाकर रखे। मैंने मौसी से पूछा, आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने कहा, ये आदमी बड़ा अजीब मिट्टी के बने होते हैं। ये अपने बच्चों को माँ जैसा प्यार नहीं करते। बेशक जब इनका अपने बच्चों से कोई वास्ता नहीं होता है
तभी ये उन्हें अपना प्यार की याद दिलाने लगते हैं। मैं चुप हो गई क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि अब तक मुझे इन बातों की आदत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे घर का माहौल अजीब था। मौसी भी पापा के सामने घर का बर्तन पटकती रहती थी, मानो अपना गुस्सा जाहिर कर रही हूँ। मुझे एहसास हो गया था कि जब भी मौसी ऐसा करती, पापा घबरा जाते और तुरंत घर से बाहर चले जाते। मुझे मौसी की हरकतें बुरी लगने लगीं। एक दिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई, तो मैंने मौसी से पूछ ही लिया, बैठो, तुम पापा के साथ ऐसा क्यों करती हो? मेरे पापा पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं और जैसे ही घर वापस आते हैं तुम अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देती हो। उस वक्त उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में कहा, तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत सताया है। मुझे घर की छत तो दे दी, लेकिन मेरी आत्मा को कलंकित कर दिया है। मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हें हर वक्त यही कहती रहती हूँ, जितना हो सके इस व्यक्ति से दूर रहना। मैंने कहा, चाची, आप ऐसा क्यों कहती हो? पिता बच्चे के सिर का साया होता है और बच्चा अपने माता पिता की छाया में रहता है, और आप मुझे इस साए से दूर ले जाना चाहती हैं। चाची बोली, मैं तुम्हें साए से नहीं बल्कि जलती धूप से दूर ले जाना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते सही नहीं होते, बल्कि वो जलती धूप होते हैं। मुझे चाची की बातें कभी समझ नहीं आई थी और ना ही समझने वाली थी, इसलिए मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वो हर रात मेरे कमरे में आ जाती थी और मुझसे बातें करती थी। वो कहती थी, जब तक तुम सो नहीं जाते मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं चाची से कहती थी, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं खुद सो जाऊंगी। तब चाची कहती कि तुम अभी बड़ी नहीं हुई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़्यादा चिंता रहती है। जब तक तुम नहीं सोओगी तब तक मैं उठकर अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। ऐसा हर दिन होता था। आज भी मैं चाची से बातें करते करते सो गई। शायद रात के 2 बजे होंगे जब मेरी आँख खुली और मैंने पानी पीना चाहा, तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि आज मेरी साइड टेबल पर पानी नहीं था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद मैंने इससे पहले कभी रात में आंखें नहीं खोली थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं खुद ही किचन में जाकर पानी पी लेती हूँ। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि मौसी के कमरे से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा कि मौसी इस समय जाग रही होगी। क्या उनकी तबीयत खराब हो रही है? इसलिए मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ दरवाज़ा खोलने को बढ़ी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन मुझे अंदर से पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। पिताजी कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है वह गलतफहमी का नतीजा है, मुझे माफ़ कर दो। मौसी रो रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और इसलिए अपनी बेटी को अपने से दूर रखो, क्योंकि तुम एक निर्दयी इंसान हो। अब मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर मेरे पापा ने मौसी के साथ क्या किया। पापा बोले, जो गलती मैंने तुम्हारे साथ की है वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं दोहरा सकता। तुम चिंता मत करो, मैंने महिमा के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है। अब बहुत जल्द उससे शादी करने वाला है। मौसी बोली, नहीं, तुम रिश्ता नहीं ढूंढने दूंगी, मैं खुद अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लूँगी। पापा बोले, हाँ, मुझे पता है कि तुमने महिमा को एक माँ की तरह पाला है। मैं भी अपनी तरफ से कोई रिश्ता तय नहीं करूँगा। पहले मैं सारी बातें तुम्हारे सामने रखूँगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता ठीक लगे तभी महिमा की शादी करूँगा। जब पापा ये बात कह रहे थे, मैं रसोई से पानी लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद मौसी के अजीबोगरीब व्यक्तित्व के पीछे पापा का ही हाथ है। हो सकता है उन्होंने अपनी बहन को कुछ तकलीफ़ दी हो, जिसकी वजह से वह उनसे इतना नाराज़ थी। लेकिन और क्या हुआ था जिसे मैं अनजान थी। फिर मेरे मन में ये भी आया कि पापा दिन में मौसी से मेरे रिश्ते की बात कर सकते थे, तो इस वक्त उनके कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इन बातों से ज़्यादा मुझे इस बात की चिंता थी कि पता नहीं पापा मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे पापा मेरी शादी के बारे में सोच रहे थे और मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। ये सोचते सोचते मैं सो गई, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। मैं पूरी रात सोती रही। मुझे लगता है मैंने करवट भी नहीं बदली। खैर, सुबह जल्दी उठकर नहाया, पूजा पाठ किया, मौसी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। जब वो आई वो मुस्कुरा रही थी और बोली कि हमारी बन्नू दुल्हन बनेगी। मैंने पापा और मौसी की बातें सुन तो ली थी, पर जताया नहीं था। मैंने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना मौसी से कहा, आप क्या बात कर रही थी? वो कहने लगी, मैं आपकी शादी की बात कर रही थी।
आपके पापा को लड़का पसंद आ गया है। आज वो आपके लिए रिश्ता लाएंगे और हम सब देखने के बाद हाँ कर देंगे। बताइए आपको खुशी हुई या नहीं? मैंने मुंह सवार करते हुए कहा, मौसी आपको क्या सपना आया? मेरी बात सुनकर मौसी सकपका गई, बोली, आपके पापा ने ही मुझे बताया था। मैंने कहा, उन्होंने आपको कब बताया? आप कल रात मेरे कमरे में थी, तब तक आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि मैं मौसी से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हूँ। मौसी के चेहरे का रंग मैं साफ महसूस कर सकती थी। वो कहने लगी, आपके सो जाने के बाद आपके पापा ने मुझसे कहा था कि आपको मेरे सामने पापा से बात करना पसंद नहीं है, और फिर मेरे सोने के बाद आपने पापा से बात क्यों की? ये सुनते ही मेरी मौसी का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, महिमा तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, अब तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली गई और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। दोपहर को मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी कि आंटी लोग मुझसे देखने आ गए। मेरी होने वाली सास मुझे अपने साथ बाहर ले गई। मैंने नज़रें बचाकर देखा तो पता चला कि मेरी होने वाली पति भी मुझे देखने आए हैं। जब हमारी नज़रें मिली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। उनकी मुस्कुराहट का मेरे बेताब दिल पर जादू सा असर हुआ। मैं समझ गई कि मुझे लड़का पसंद आ गया है। कुछ देर बाद मेहमानों के साथ बैठने के बाद मैं कमरे में वापस आ गई। मेरे लिए समीर का रिश्ता आया था। वो एक अच्छा इंसान था और मुझे पसंद भी था। अगर मेरी शादी उससे हो जाती, मुझे वो पसंद आ जाता, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। मेहमानों के जाने के बाद मौसी मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बताओ तुम्हें लड़का कैसा लगा? क्या तुमने उसे देखा है? मैंने फिर हिलाया। मौसी बोली, मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि जब तक लड़का हमारे घर नहीं आता, महिमा उसे नहीं देखेगी। अगर ऐसा ना होता तो मैं शादी के लिए राज़ी ना होती। तुम्हारे पापा को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। मैं मुस्कुरा दी। सुबह जब मौसी ने मुझसे शादी की बात की तो मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन अब जब मैंने लड़के को खुद देख लिया है तो मुझे राहत मिली। मौसी बोली, हाँ बेटा, तुमने सही अनुमान लगाया। वो लड़का अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है। मैंने फिर हिलाया और मौसी को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि तुम समय पर निकल जाओ, इस घर से चली जाओ। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ। मौसी की बात सुनकर मैंने कहा, मौसी मेरे जाने के बाद तुम्हें पापा के जुल्म से कौन बताएगा? मैं हंसने लगी। अब मुझे किसी का डर नहीं है। मौसी की आंखों में कुछ अलग ही भाव थे जिन्हें देखकर मैं डर गई। मैं उनकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। अगर पापा ने तुम्हें प्रताड़ित किया है तो तुमने क्या बदला लिया? मौसी बोली, इन सब बातों में मत पड़ो। मैंने अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तुम अपनी शादी पर ध्यान दो और अपनी खुशियाँ मनाओ। मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद जब मैं पहली बार घर लौटूंगी तो मौसी से उनकी ज़िंदगी की हर बात के बारे में बात करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी। लड़के के घर वालों ने मुझसे एक हफ्ते के अंदर शादी की तारीख तय करने को कहा। मैं सोच रही थी कि वे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, लेकिन मौसी बहुत खुश थी। महिमा, लड़का बहुत अच्छा है और उसके घर वाले भी अच्छे हैं। तुम्हें जल्द से जल्द निकल कर उनके घर चले जाना चाहिए, कहीं रिश्ता मुश्किल में ना पड़ जाए। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती और पूछती कि मेरे रिश्ते में भला क्या दिक्कत होगी। उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे पसंद किया है और मैंने कोई ज़बरदस्ती भी नहीं की। मौसी मना कर देती। मुझे पता था कि कभी कभी किस्मत कोई खेल खेलती है। मैं उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी। मुझे कैसे पता चलता कि मेरी किस्मत मेरे लिए कोई नया खेल खेल रही है। खैर, जब हम ज़्यादा अमीर नहीं थे, मेरे पिताजी एक बड़े पुजारी थे और हमारी रोजी रोटी का इंतज़ाम ही था। मौसी ने अपनी शादी के गहने शादी में तोहफे में दिए थे और उनमें से कुछ बेचकर मेरे लिए चीज़ें खरीदी थी। हमारी तरफ से शादी बहुत साधारण थी, लेकिन लड़के वालों ने बड़ी धूमधाम से शादी करने का फैसला किया। उन्हें हमारी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा था। मैं उनके बारे में जानती थी, इसलिए उन्होंने कम लोगों की बारात लाने का वादा किया था। शादी का दिन आया। मैंने अपनी सहेली का लहंगा उधार लिया और उसे पहन लिया। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो नाजुक दुबली पतली और बहुत गोरी चिट्टी थी। मैं खुश थी कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है,
फिर जब विदाई का वक्त आया तो मैंने अपनी मौसी के गले लगाकर रो पड़ी। मुझे उस वक्त अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी नई ज़िंदगी के लिए दुआ करो, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरे पति मेरे पास बैठे थे। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। तुम हमेशा मेरी रहोगी, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं बहुत परेशान थी तो मेरे पति मुझे दिलासा देने लगे, तुमसे पहले भी माँ मुझे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन मुझे उनमें से कोई किसी में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि तुम मेरी पत्नी बनोगी, तुम मेरे घर की रानी हो। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। कुछ ही पलों में हमारे अजनबीपन की दीवारें टूट जाएंगी। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व था कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी उनके साथ में बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कार से नीचे उतारा। फिर घर की रस्में हुई और उसके बाद मुझे बेडरूम में बैठाया गया। मेरे बेडरूम को फूलों से सजाया गया था। कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आए। अब आप केवल इस कमरे की नहीं बल्कि पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम पर कोई बंदिश नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारी वफादारी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर मेरे साथ वफादार रहो। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, मुझे पता है मैं तुमसे एक अजीब सी बात पूछने वाला हूँ। किसी भी पद को पहली रात को ये सब नहीं पूछना चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि हम आज ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लें। अगर तुम्हारा कभी कोई दोस्त रहा हो तो तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सारी बातें और गलतियाँ भूल कर तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा, साबिर, मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले एक मर्द हो, तुमसे पहले मैंने कभी किसी मर्द की तरफ नहीं देखा। बात करना तो दूर, मैंने उस वक्त में अपने पति से 100% सच बोल रही थी। मैंने कभी किसी मर्द से दोस्ती करने के बारे में नहीं सोचा, पर मुझे पता था कि अगर मैंने पहले कोई गलती की होती, कोई गुनाह किया होता, तो मैं अपने पति को कभी इसके बारे में नहीं बताती, क्योंकि मुझे बहुत पहले ही समझा दिया गया था कि मेरी मौसी कहा करती थी कि अगर किसी औरत ने शादी से पहले अपने जीवन में कोई गलती है तो वो उसका और भगवान का मामला है। तुम्हें अपने पति को कभी भी अपने अपराध के बारे में नहीं बताना चाहिए। वह प्यार और विश्वास में तुमसे तुम्हारे दिल की बात पूछते हैं और फिर जीवन भर तुम्हें ताने मारते रहते हैं। तुम्हें कभी भी किसी मर्द के प्यार के जाल में फंस कर अपनी गलती नहीं बतानी चाहिए। हम जो भी अपराध करते हैं वो हमारा और भगवान का होता है। पति को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पति मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ महिमा, मुझे पता है कि तुम एक पुजारी हो, तुम समीर की बेटी हो, तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने का यही कारण है क्योंकि तुम्हारा अतीत बेदाग रहेगा। मैं मुस्कुरा दी। मेरे पति मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, महिमा, तुम कपड़े बदल कर आओ, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे, हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन बिताएंगे। समीर की बातें सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरी मुट्ठी में सौंप दी गईं। मैं जल्दी ही समीर को आरामदायक कपड़े पहना कर ले आई थी। वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। उसने कहा, तुम चटक लाल कपड़े पहने हैं, इसका मतलब तुम्हें चटक रंग पसंद है। मैंने इनकार में सिर हिलाकर कहा, नहीं, दरअसल मुझे लाल की बजाय नीला रंग ज़्यादा पसंद है। लेकिन मौसी ने कहा था कि शादी से पहले के दिनों में लाल रंग पहनने से नई नवेली दुल्हन को खुशी मिलती है। समीर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए। समीर बोला, तुम बताओ, तुम और क्या करती हो, क्या चाहती हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठा लिया। उसने कहा, तुम मुझे प्यार, स्नेह और सम्मान चाहिए। समीर मुझसे बात करते हुए मुस्कुरा रहा था, पर मैंने अचानक उसके चेहरे से मुस्कान गायब होते हुए देखा। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर मुझे लगा जैसे मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगी।
मुझे किसी अनहोनी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। मैं एकदम चुप रही और गहरी निगाहों से उसके चेहरे को देखने लगी। अब पता नहीं वो मुझ पर क्या बिजली गिराने वाला था, पता नहीं वो मुझे क्या सुनाने वाला था। समीर धीरे-धीरे कहने लगा, उसने कहा, क्या तुम बहुत दुबली-पतली हो? क्या तुम्हारा खान-पान भी बहुत कम है? उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मुझे लगा कि शायद मेरे पति को मोटी लड़कियाँ पसंद है, इसलिए मैंने कहा, हाँ, मैं ज़्यादा खा नहीं पाती। पर चिंता मत करो, अगर तुम्हें मोटी लड़कियाँ पसंद है तो मैं अपना खान-पान दोगुना कर लूँगी और कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊँगी। खाने पर मुझ पर बहुत ही जल्दी असर होता है। समीर कहने लगा, अगर ऐसा है तो तुम अपनी शादी के वक़्त इतनी कमज़ोर क्यों हो? और मैं घबरा गई और इसलिए मैं रुक-रुक कर जवाब दे रही थी। मैंने कहा, बस इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम्हें पतली लड़कियाँ पसंद हैं, इसलिए मैं डाइटिंग कर रही थी। समीर ने कहा, अगर तुम अपनी डाइटिंग में सफल हो गई हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने कहा, फिर तुम्हारा यह पेट। उसने ऐसा बोला कि मेरे सामने आसमान नाचने लगा। मैंने कहा, मेरे पेट को क्या हुआ? उसने कहा, यह इतना बड़ा क्यों है? तुम बहुत स्मार्ट हो और जो लड़कियां स्मार्ट होती हैं उनका पेट नहीं निकला हुआ होता। तुम्हारा पेट क्या हुआ? मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। यह एक कठोर पत्थर की तरह था। मैंने देखा कि मैं वास्तव में बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मेरे पूरे शरीर में जो चीज़ सिर्फ दिखाई दे रही थी वह मेरा पेट था। मैंने मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं अपनी दोस्त का शादी का लहंगा लिया और उसे पहना तो यह मेरे पेट पर तंज हो रहा था। मैंने उससे कहा, मेरी सहेली हंस पड़ी और बोली, अच्छा तो शादी की खुशी में तुम मोटी हो गई हो, चिंता मत करो। ना तो उसने इस पर कोई खास ध्यान दिया और ना ही मैंने। अब मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने समीर से कहा, चिंता मत करो, मैं व्यायाम कर लूँगी। मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वह कहने लगा, जानते हो, मैं डॉक्टर हूँ, चेहरा देखकर बीमारी की वजह पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा, तो फिर दिक्कत क्या है? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? समीर ने इनकार में सिर हिलाया और मुझे गहरा सपना पहुँचाया। उसने कहा, तुम्हें बहुत खतरनाक बीमारी है बेवफ़ा। उसकी बेवफ़ाई की बातें सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। आप क्या कह रहे हो? मैंने कोई बेवफ़ाई नहीं की। मेरा पति कहने लगे, आपके पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मुझे पूरा सच बताओ। मैं फूट-फूट कर रोने लगी। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं गर्भवती नहीं हूँ। मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया? उन्होंने कहा, मुझे आपकी केवल वफ़ा चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन आपने यह क्या किया है? आप किसी और का बच्चा लेकर मेरे घर आ गई। अरे आपको तो डूब मर जाना चाहिए। मैं अपने पति की बातों को समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया। मैंने तो कभी किसी मर्द से बात भी नहीं की। मेरे पति कहने लगे कि अगर आपने अपनी गलती मानने से इनकार नहीं है तो मैं भी आपको ऐसे तलाक देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझे ज़िंदगी भर पछतावा होगा कि काश मैंने आपकी बातें मान ली होती। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और आपकी जांच करवा कर वापस लाता हूँ। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा, इसका मतलब इसलिए आप अब तक ऐसी बातें कर रही थी? समीर ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं एक बदचलन औरत को अपने घर में रहने नहीं दे सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। शुक्र था कि उस समय आंगन में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि सब पूछने लगते कि नई नवेली दुल्हन को कहाँ ले जा रहे हो। और अगर उसने बता दिया होता कि वह नई नवेली दुल्हन को स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले जा रहा है तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। खैर, मैं चुप रही। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब वह मेरी मदद करे। लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। भगवान मेरे चरित्र को सही साबित कर देना। मुझ पर किसी तरह का कोई आरोप न लगे। मैं रोती रही और प्रार्थना करती रही। आखिरकार वह अस्पताल आया और वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर बिजली गिर गई हो। डॉक्टर ने कहा, तुम 4 महीने की गर्भवती हो। मैंने इनकार में सिर हिलाने लगी और बोली, ये संभव नहीं है। आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। डॉक्टर मेरी इस बात पर मुस्कुराए और कहने लगे कि हर लड़की अपराध करने के बाद ऐसा ही कहती है। लेकिन माफ़ कीजिए, मैं रिपोर्ट नहीं बदल सकता। जो सच है वो सच है। मैं उठकर बाहर आई और समीर भी मेरे पीछे आ गया।
उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। मैं अपने साथ ले गया। वो कहने लगा, अब अपने बचाव में कुछ कहोगी? मैं फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, समीर, सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया है। मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन भगवान साक्षी है, आज तक मैंने किसी भी लड़के से बात नहीं की। मुझसे मिलना तो दूर की बात है, मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया है। समीर ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो फिर अपने आस-पास नज़र रखना। ये अपराध तुम्हारे साथ किसने किया? आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मैंने कहा, हम बस 3 लोग हैं। मेरे पिताजी और चाची। समीर कहने लगा कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद मुझे तलाक दे दिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। शायद मेरी किस्मत में ही लिखा था, वह मुझे मेरे पिता के घर छोड़ गया। मैंने दरवाज़ा खटकाया। चाची ने दरवाज़ा खोला। वह मुझे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आई? रात 1 बज रहे थे। तुम अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी की पहली रात अपने माता पिता के घर वापस नहीं आती है। मैंने कहा, चाची, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। यह सुनकर चाची का मुंह खुला रह गया। वह कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? यह कैसे संभव है? उसने तुम्हें तलाक क्यों दिया? मैंने कहा, क्योंकि मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है। यह सुनकर मेरी चाची हैरान रह गई। मैंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया आंटी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ से आया। मुझे भी ये नहीं पता कि मुझे नहीं पता ये किसका है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं चिल्लाता रही और मेरी आंटी मेरे पास बैठ गई। मुझे गले लगा लिया। वो मुझे कमरे में ले गई और मुझे पानी पिलाया। उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा, पता नहीं आंटी, मेरी कोई गलती नहीं है। ये कहकर वो पापा के कमरे में चली गई। पापा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी वहाँ गई। मैंने कहा, पापा उठिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन पापा ने मेरी बात नहीं सुनी। आंटी कहने लगी, बेटा, तुम्हें पता है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पापा पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए वो रात भर गहरी नींद में सोते हैं। अब वो सुबह ही उठेंगे। तब तुम तब तुम उन्हें अपनी कहानी बताना। चाची मेरे साथ बैठी और पूरी रात रोती रही। मैंने उनसे कहा कि मेरा गुनहगार मेरे सामने कब आएगा? उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मेरा विश्वास करो। बुआ सुबह पिताजी को जगाने कमरे में गई। पिताजी उठते ही मंदिर गए। फिर काफ़ी देर बाद घर लौटे। आते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है? मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि रात में हमारे घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कौन रो रहा था? मैं कमरे से बाहर आई और बोली, पापा, मैं रो रही थी। वह मुझे देखकर हैरान हुए। क्या हुआ बेटी? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पिताजी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मैंने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे साथ यह किसने किया। वह चुप रहे। उन्होंने सिर झुका लिया और फिर घर से बाहर चले गए। जबकि मैं बहुत परेशान थी। मेरे घर में हम 3, मैं, पिताजी और बुआ के अलावा कोई नहीं था। उनमें से किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर अपने गुनहगार तक पहुंचूंगी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने भी ये सब किया है, उसे बेनकाब करो। मैं अपने घर के मामलों पर नज़र रखना शुरू कर दी। मैंने अपने दुख में खोई हुई होने के बावजूद किसी को ये एहसास नहीं होने देती थी कि मैं सब पर नज़र रख रही हूँ। मुझे अपने आस-पास हर चीज़ का एहसास था। मैं दिन भर चिंता में डूबी रहती थी। मैं घर में इधर-उधर घूमती रहती थी। मेरे पिताजी इतने दुखी थे कि वो घर नहीं आते थे। जब रात होती थी, मेरी मौसी आकर मेरे पास लेट जाती थी। वो मुझसे बातें करती थी और कहती थी, तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ईश्वर सब ठीक कर देगा। उनकी बातें मुझे उम्मीद देती थी और मेरी आंखें नम हो जाती थी। फिर मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। मैं सोने के लिए मजबूर हो जाती थी, मानो कोई प्रलय आ गई हो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पर मेरी रात की नींद क्यों नहीं टूटी? मैं पूरी रात ऐसे ही क्यों सोती रही? इसके पीछे का क्या कारण था? मैं मौसी की मौजूदगी में क्यों सो गई? इसलिए मैंने मौसी से कई बार कहा कि वह अपने कमरे में सो जाए, पर फिर भी वह सोने तक मेरे कमरे में आ जाती, बाहर नहीं जाती। इसलिए मैंने सोचा था, इस बार मैं एक चाल चलती हूँ। मौसी को इस तरह अपनी पोल खोल दूँगी। मैं कहूँगी कि मैं सो गई हूँ पर जागती रहूँगी और रात भर सब पर नज़र रखूँगी।
रात को मौसी मेरे कमरे में आई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने आंखें बंद करके उन्हें दिखाया कि मैं सो गई हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे महिमा कहकर पुकारा, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह उठकर बाहर चली गई। मैं भी अपने बिस्तर से उठकर कमरे की खिड़की पर पास जाकर खड़ी हो गई। अभी कुछ देर भी नहीं हुई थी कि मुझे आंगन से किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई व्यक्ति हमारे घर में घुस आया हो। मैं एकदम सतर्क हो गई। यह देखकर मैं डर के मारे मर गई। एक युवक मेरे घर में घुस आया। उसने इधर-उधर देखा और फिर मौसी के कमरे की तरफ चला गया। यह देखकर मेरी जान काँप उठी कि कहीं वह मेरी मौसी को कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैं भी चुपचाप कदमों से वहाँ पहुँच गई। लड़का मेरी मौसी के कमरे में था। मैं आगे बढ़कर खिड़की से देखी तो वह लड़का मेरी मौसी से बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और बातें करते-करते अचानक मौसी के सामने एक कपड़ा रख दिया, जिससे मौसी गहरी नींद में सो गई। मैं यह जानकर हैरान रह गई कि लड़का मौसी के साथ क्या करने वाला था। फिर उसने कहा, बुढ़िया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वजह से आता हूँ? मुझे लगता है यह गलत है। मैं तुम्हारी भतीजी के लिए आता हूँ। क्या स्वार्थ में तुमसे करूँगी? फिर उसने कहा, बुढ़िया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वजह से आता हूँ? मैं यहाँ तुम्हारी भतीजी के लिए आता हूँ। क्या स्वार्थ मैं तुमसे करूँगा? हाँ, कोई बात नहीं। मैं तुमसे पैसे लेती हूँ, खाती हूँ और तुमसे प्यार की बातें भी करती हूँ। मान तो लिया, पर मेरे यहाँ आने का असली मकसद तो तुम्हारी भतीजी है। ये बातें सुनकर मानो मैं पत्थर सी जड़ गई। मैं भागकर अपने कमरे में सो गई। मैंने पलंग पर 2 तकिए रखे और उन पर एक चादर डाल दी ताकि लगे कि वहाँ कोई सो रहा है। फिर मैं अटैच्ड बाथरूम में जाकर छिप गई। मैंने दरवाजे से देखा कि वो लड़का मेरे कमरे में था। मेरे आते ही उसने बोतल निकाली, उसमें एक रुमाल भिगोया, मेरी चादर हटाई और मुझे सुलाने के इरादे से आगे बढ़ा। लेकिन जब उसने पलंग पर मुझे नहीं पाया तो हैरान रह गया। वह सिर्फ 2 तकिए वह वहाँ सिर्फ 2 तकिए पड़े थे। उसके हाथ में रखी बेहोशी की दवा पलंग पर गिर गई थी, जिससे वो भीग गया था। लड़का ने मुझे इधर-उधर ढूँढने की कोशिश की, पर वो समझ गया कि मैं जाग रही हूँ। वो डर गया कि कहीं मैं किसी को बता ना दूँ। वो अपनी जान बचाकर मेरे घर से भाग गया। मैं बाथरूम में गई, मैं बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। हे भगवान! ये क्या हो गया? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मौसी के कमरे में गई और उन्हें आवाज़ दी, लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। मैं पापा के कमरे में गई, वो भी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया और पूरी रात अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबह जब मैं उठी, बाहर आई तो देखी मौसी और पापा जाग चुके थे। वो मंदिर गए थे। मुझे देखकर मौसी कहने लगी, अरे! इतनी जल्दी कैसे? मैं उठा और कहा, मुझे मेरा गुनहगार मिल गया। मौसी हैरान हुई और बोली, तुम्हारा गुनहगार कहाँ है, बताओ। मैंने मौसी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गई और फिर पूछा कि आज सच-सच बताना कि मेरे पापा ने क्या-क्या जुल्म किए तुम्हारे साथ। मौसी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, शायद मैं तुम्हें यह कभी नहीं बता पाती, लेकिन अब चूंकि तुम खुद एक दुख से गुजर रही हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अपनी जवानी में मैं एक लड़के को पसंद करती थी। वह भी मुझे पसंद करता था। मैंने चाहा और कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरी माँ भी मान गई, लेकिन तुम्हारे पिता ने इस रिश्ते पे अड़चनें डाल दी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बहन की शादी इस लड़के से नहीं करूँगा, क्योंकि वह लड़का केवल काम करता है और गलत तरीके से पैसा कमाता है। वह मेरी बहन को काला धन खिलाएगा। मेरे भाई ने मुझे बाहर रिश्ता रखने की अनुमति नहीं दी और मेरी शादी के लिए अपने एक पंडित दोस्त से करवा दी। वह मुझसे 20 साल बड़ा था। मेरे पति अच्छे थे, लेकिन मैं अपने प्यार को भूल नहीं पाई। शादी कुछ ही दिनों तक चली। समय बीतता गया और फिर मेरे पति की मृत्यु हो गई। यह सज़ा मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने घर वापस आ गई। अब मेरा भाई मुझसे बचने लगा। वह जानता था कि यह सब उसके कारण हुआ है।
अगर उन्होंने मेरी शादी मेरी पसंद से करवाई होती तो आज मैं विधवा विधवा नहीं होती। मुझे मेरे पति का साथ मिलता। मेरा भाई मुझसे बात करने से भी डरता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाकर अपनी बहन से पूछो कि वो दोबारा शादी करना चाहती है या नहीं। मैंने अपनी प्रेमी का नंबर ढूंढा और जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि अब मेरी शादी हो चुकी है। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने भी दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मुझे तुम्हारे पिता से नफ़रत है। मुझे डर लगता है जब भी वो तुम्हारे साथ प्यार से पेश आते हैं, उन्हें तुम पर गर्व होता है। तब मैं सोचती थी कि वो तुम्हारी शादी किसी बड़े आदमी से कर देंगे। अगर तुमने मना कर दिया तो वो तुम्हें मेरे प्यार की याद दिलाकर इसी तरह ब्लैकमेल करेंगे। बेटी, क्या मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी हैं? मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? वो ये सब बोलकर तुम्हें बहलाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पापा के ज़्यादा करीब आओ, क्योंकि बेटियां अपने पापा की खातिर जान देने को तैयार रहती हैं। अपने पापा की खुशी के लिए तुम भी किसी बड़े आदमी से शादी कर लेती और फिर मेरी तरह विधवा हो जाती। इसलिए मैंने तुम दोनों बाप बेटों के बीच हमेशा एक लकीर खींची थी। जब भी मैं तुम्हारे पापा को देखती, मेरा गम ताज़ा हो जाता। मैं उन्हें देखती और बर्तन मांजती। खैर, मैंने भी सोच लिया था कि इस आदमी से बदला लूँगी। इसलिए ऐसा क्या कहा कि मेरा पति मुझे काला धन खिलाएगा। मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी किसी तरह गलत तरह के रिश्ते में पड़ जाऊंगी। तुम्हें ये जानकर हैरानी और दुख होगा कि तुम्हारी मौसी ने अपनी उम्र से 10 साल छोटे लड़के के साथ नाजायज़ रिश्ते थे। मैं रोज़ तुम्हारे पापा और तुम्हारे लिए सोते हुए खाना बनाती थी, जिसकी वजह वो पूरी रात जाग नहीं पाते थे। ये बातें सुनकर मैं रोज़ तुम्हारे पापा और तुम्हारे लिए खाने में दवा मिलाती थी, जिसकी वजह से वो पूरी रात जाग नहीं पाते थे। ये बातें सुनकर मैं फूट-फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब मुझे पहले से ही पता था। कल रात मैं जाग रही थी, मुझे सुलाने के बाद आप कमरे में चली गईं, तो कुछ देर बाद मैं रोज़ तुम्हारे पापा और तुम्हारे लिए सोते हुए खाना बताती थी। मैं रोज़ तुम्हारे पापा और तुम्हारे लिए सोते हुए खा मैं रोज़ तुम्हारे पापा और तुम्हारे लिए खाने में दवा मिलाती थी, जिसकी वजह से रात में जाग नहीं पाते थे। ये बातें सुनकर मैं फूट-फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब मुझे पहले से ही पता था। कल रात मैं जाग रही थी, मुझे सुलाने के बाद जब आप कमरे में चली गई, तो कुछ देर बाद एक लड़का घर में घुस आया। वो आपके कमरे में गया, आपको नींद की गोलियाँ दी और फिर मेरे कमरे में आया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने मुझे भी नींद की गोलियाँ देने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। वो आपके कमरे में कह रहा था कि मैं यहाँ आपकी खातिर नहीं बल्कि आपकी भतीजी के खातिर आती थी। वो आपके कमरे में कह रहा था, मैं यहाँ आपकी खातिर नहीं बल्कि आपकी भतीजी के खातिर आया हूँ। उस जिसने मुझे रौंदा वो कोई और नहीं बल्कि आपका वही लड़का है जिसे आप घर बुलाती थी। आपका अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध बन गया है। आपने मुझे पूरी ज़िंदगी रुलाया है। मैं ये बातें कहती रहूँगी। और फिर बेहोश हो गई। अस्पताल में मेरी आंखें खुली। मौसी ने बताया कि जो बच्चा तुम्हारे घर में पल रहा था वो ख़त्म हो गया। मौसी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं इस बच्चे को प्यार नहीं दे पा रही थी। वो अब मुझे हमेशा मेरी परेशानियों और मेरे अतीत की याद दिलाता रहता था और मैं उसे देखकर ज़िंदगी भर उस बच्चे से नफ़रत करती रही। मौसी ने उस लड़के से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने एक रात उसे फिर घर से
घर में बुलाया। जब वो अंदर आया तो उन्होंने पुलिस बुला ली और कहा कि वो चोर है। उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ मेरे तलाक की खबर भी पूरे परिवार में फैल चुकी थी। मुझे डर था कि अब सब मुझे दोषी ही ठहराएंगे, लेकिन भगवान समीर का भला करें। उसने सबको बता दिया कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई थी। उसने मेरा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने तलाक के बाद मेरे कई रिश्ते आए, लेकिन मैं अभी किसी के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी देख सकते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसके साथ उसके बुआ ने जो किया, यानी उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत हुआ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।